नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आपका जो स्पीडी का जो साइंस है उस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज फिर हम आगे उसको कंटिन्यू के चल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यकृत से संबंधित है। तो यकृत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं सभी आपको इस पॉइंट में क्लियर कराऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी और भी पॉइंट है मैं सभी आपको कवर करवाऊंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर। मैं डेली आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा ये वीडियो। और अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए याद रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर अंतः ग्रंथि पूछे तो ये आपका थायराइड ग्रंथि है जो गले में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यकृत का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम लगभग होता है, अप्रॉक्स कितना किलोग्राम होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा, ठीक है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है आपका कि पित्त यानी कि बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है तो 7.7, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इससे फ्रेंड्स रिलेटेड याद रखिएगा कि 7.7 तो होता है पित्त रस का पीएच मान, और आपका ये जो खून होता है ना उसका पीएच मान 7.4 होता है। पित्त जमा होता है कहाँ तो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जमा होता है। नेक्स्ट है आपका कि यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन ए। याद है कि हमारा जो लीवर होता है ना उसमें भंडारित विटामिन जो रहता है वो विटामिन कौन सा रहता है तो विटामिन ए भंडारित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है कौन तो हमारा यकृत ही बनाए रखता है। तो देखिए कितना अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत मिल रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और हम लोग डेली इसको कंटिन्यू रखेंगे और हो सके फ्रेंड तो आपके इस जैसे ही आपका ये साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एमसीक्यू है मैं वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसएससी, उसके बाद आपका बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड्स। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। आप इस वीडियो जो साइंस देख रहे हैं ये थोड़ा सा न्यू बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि फाइब्रोनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो कहाँ यकृत द्वारा ही होता है, ठीक है। और शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है तो हिपैरिन। तो हिपैरिन जो अगर हो जाए ना तो शरीर में क्या होगा कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करता है तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है तो यकृत। जो हमारा मृत आरबीसी जो होता है ना उसको नष्ट कौन करता है तो यकृत, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है कौन तो प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है कौन तो यकृत यानी कि हमारा लीवर ही करता है। नेक्स्ट आपका है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कौन करता है तो यकृत ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यकृत हो गया। अब देखिए अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहले मैंने आपको बताया कौन यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। अगर पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो आप याद रखिए थायराइड, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है तो अग्नाशय द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में ही पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्नाशय द्वारा। हमारा जो इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है तो ये मतलब क्या ये जो होता है ये अग्नाशय द्वारा ही स्रावित होता है। इंसुलिन है तो प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन इसको कहते हैं। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सा तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो जास्ता। इंसुलिन में क्या होता है कि जास्ता, और हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है यानी कि जास्ता का कमी होता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना होगा तो उसके यहाँ पे आपको जास्ता पूछ देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया के जड़ों से, ठीक है। अब मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से, मैंने आपको बताया। इंसुलिन की खोज किसने तो बैटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 में, डेट याद रखिए। किसको दिया गया तो लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में दिया गया, याद रखिए। सबसे पहली बार इंसुलिन का जो इंजेक्शन दिया गया। अभी आप देखते होंगे कि अगर किसी का अगर शुगर लेवल अगर लो होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको इंसुलिन का सुइया दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि देखिए मैंने बताया कि लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में क्या 1922 में दिया गया था। देखिए नेक्स्ट है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है। तो ये मधुमेह, हमारे जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं। इन्हीं को क्या होता है, डायबिटीज़ पेशेंट इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये उत्तेजित करता है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए। ओके, नेक्स्ट हृदय। देखिए अब हृदय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक क्लियर करते हैं। तो देखिए शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपको पता है कि हृदय होता है, और जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, जो भ्रूण अवस्था में रहता है, तो उसमें सबसे पहले फ्रेंड्स वो हृदय ही विकसित होता है। लगभग 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन में यह सबसे पहले जो हमारे उसकी माँ के जो पेट में बच्चा होता है उसको हृदय क्या होता है कि विकसित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए। और देखिए हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग कहा जाता है। और मनुष्य में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक। याद रखिएगा मैमल्स जितने होते हैं ना उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक, मतलब 4 हृदय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं और कोष्ठक बताऊंगा। तो हृदय का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना इसका काम है। ठीक है, और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो सीरा। देखिए शरीर से रक्त की ओर ले जाने वाली तो ये सीरा है। ठीक है, नेक्स्ट कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो धमनी। देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले, शरीर की ओर कौन ले जाएगा, तो धमनी ले जाएगा। अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो का संवहन कौन करता है, तो फुफ्फुसीय धमनी करता है, धमनी। देखिए शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन कौन करता है, तो फुफ्फुसीय सीरा। याद रखिएगा, धमनी और सीरा याद रखिएगा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार में। तो देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो फ्रेंड्स देखिए मतलब ये देखिए मनुष्य का हृदय प्रति 1 मिनट में यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। तो देखिए फ्रेंड्स अगर एक बार धड़कने में ना इसको 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन अगर मनुष्य का हृदय अगर एक बार धड़कना हो तो कितना समय लगेगा, तो 0.8 सेकंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं, तो सिस्टोल कहते हैं। हृदय के फैलने को क्या कहते हैं, तो डायस्टोल कहते हैं। याद रखिए दोनों। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है किस में, तो हृदय की धड़कन के दर से बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन है, तो थायरॉक्सिन एवं एड्रिनल हार्मोन है। याद रखिएगा, हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन करता है एवं एड्रिनेलिन हार्मोन करता है। याद रखिएगा, ये जो एड्रिनल हार्मोन इसको लड़ो उड़ो भी हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक भी हार्मोन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। ये देखिए ये आपका एड्रिनेलिन है, ये एड्रिनल है, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। देखिए अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है, जैसे हम लोग मक्खन घी ये सब ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, मैदा ये सब ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, अधिकता होती है, इसीलिए हम लोग हार्ट अटैक आता है। ठीक है, और आजकल हम लोग बाहर का ज़्यादा चीज़ खाते हैं, इसलिए आप देखिएगा कि जो एडल्ट पर्सन जो 20 साल 25 साल उनमें भी हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप अवॉइड करें बाहर के फूड को खाना, थोड़ा सा घर में ज़्यादा मम्मी के हाथों से बना हुआ खाना खाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हृदय की धड़कन पर नियंत्रित के लिए आवश्यक तत्व कौन है, तो पोटेशियम। याद रखिएगा, हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है, तो पेसमेकर करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जराविक 7 ये कृत्रिम हृदय है, जो आर्टिफिशियल हृदय बोलते हैं ना यही है जराविक 7। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था किसने, तो डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। और भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है किसे, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। नेक्स्ट है आपका कि हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक होता है ईसीजी और एक फ्रेंड्स होता है ईईजी, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत खाइएगा। ठीक है, देखिए अगर जैसे ही ईसीजी बोले ना, मतलब सी मतलब क्या होता है, कार्डियोग्राफी, मतलब हार्ट से संबंधित कौन है, तो कार्डियोग्राफी। तो थोड़ा सा मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम हो गया इसका, तो कार्डियोग्राम मतलब कार्डियोलॉजी जो है आपका किससे संबंधित है, तो ये हार्ट से है। ठीक है, तो याद रखिए ईसीजी का जांच, ईसीजी किससे संबंधित है, एग्जाम में आता तो ये हार्ट से संबंधित है। लेकिन अगर बोले ईईजी किससे संबंधित है, तो ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, भूलिएगा। नेक्स्ट है कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप को किया जाता है। और हृदय प्रति मिनट रक्त पंप कितना है, तो 5 से 6 लीटर करता है लगभग। देखिए अब किडनी के बारे में या वृक्क बोलिए या किडनी बोलिए या गुर्दा बोलिए, ठीक है सब वही है। देखिए मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, तो वृक्क होता है, किडनी होता है।
नेक्स्ट है क्या कि वृक्क का बाहरी भाग क्या है, बहुत ही एग्जाम में पूछे हुए, कार्टेक्स। कोर्टेक्स जो होता है वो वृक्क का क्या होता है, बाहरी भाग होता है। वृक्क का भीतरी भाग क्या कहलाता है, तो मेडुला कहलाता है। और देखिए वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम होता है वृक्क का वजन। और वृक्क की कार्यात्मक की क्या क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाती है। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो वृक्क में होता है। मूत्र यानी कि अम्लीय मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि देखिए अम्लीय और क्षारीय में आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। देखिए 7 होता है ना, ये 7 उदासीन होता है। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय और 7 से कम होगा तो अम्लीय। तो देखिए 6 है तो मतलब कि अम्लीय है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब कितना करता है, तो लगभग 1.5 लीटर करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। देखिए ये ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में कभी स्टोर नहीं रहता। क्वेश्चन आता है विटामिन सी हमेशा हमारे शरीर से कैसे नहीं, मतलब क्या कि यूरिन के माध्यम से क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। ठीक है। मानव गुर्दे वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण हमारा मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है। और मूत्र से यूरिया का पृथक कौन करता है, तो वृक्क करता है। मतलब हमारे शरीर में जो रक्त से यूरिया का पृथक कौन करता है, तो किडनी करता है, वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है तो किस में, तो मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो शरीर में जो यूरिया है वो यकृत में बनता है। ध्यान रख, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है। देखिए रक्त से यूरिया का पृथक कौन करता है, तो वृक्क करता है। और शरीर में जो यूरिया जो होता है ना किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है। अब मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण। तो देखिए होता क्या है कि हमारे मूत्र में तो यूरिया पाया जाता है, तो यूरिया क्या होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमारा जो यूरिन होता है तो वो ज़्यादा स्मेल करता है, तो ये किस में, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है। अब मानव मस्तिष्क का देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मस्तिष्क किसका बना होता है, तो तंत्रिका उत्तक होगा। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीनों याद रखिएगा। ठीक है। देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग कौन होता था, सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है। प्रमस्तिष्क कहते हैं जिसको सेरिब्रम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सेरिब्रम उपभाग है किसका, तो अग्र मस्तिष्क का है। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का नियंत्रित कौन करता है, तो सेरिब्रम ही करता है। ये प्रमस्तिष्क करता है या सेरिब्रम, बोलिए। देखिए अगर हम कोई परफ्यूम या इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क से किस भाग से करते हैं, तो हम लोग सेरिब्रम के प्रमस्तिष्क से करते हैं। ठीक। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो कहाँ, तो अग्र मस्तिष्क में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अग्र मस्तिष्क में। नेक्स्ट है आपका कि दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान कौन करता है, थैलेमस करता है। मतलब कभी दर्द हो या ठंडा गर्म का पहचान कौन करता है, तो थैलेमस करता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करना, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण। भूख प्यास सब लगता है किसके कारण, तो हाइपोथैलेमस के कारण लगता है। गुस्सा उस्सा सब इसी कारण आता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हाइपोथैलेमस पे कंट्रोल हो जाएगा तो गुस्सा थोड़ा सा कम आएगा आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रित का केंद्र होता है क्या, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ठीक है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये क्या है, तो याद क्या, दृष्टि, ज्ञान और श्रवण, मतलब सुनने की ज्ञान और देखने का ज्ञान पर नियंत्रित कौन केंद्र है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए नाम थोड़ा सा रहता है थोड़ा सा अलग टाइप का फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो एक बार नहीं देखिए, बस आप फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाई कि अरे मेरा फॉर्मेलिटीज़ हो गया, हम हो गया, मैं वीडियो देख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। आप हो सके फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप 1-2 बार वीडियो देखिए, इससे आप ही का फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है। क्योंकि सुनने से फ्रेंड्स बहुत सारा चीज़ याद होता है। मैं अगर इसका वीडियो भेज दूंगा तो आप बस एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर बताते रहो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप कोई भी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर, क्योंकि ये आप ही का चैनल है पीसीएस मेकर, तो प्लीज़ आप इस चैनल पे सपोर्ट करें, इसको प्यार दें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। चलिए देखते हैं। तो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिबेलम होता है। देखिए जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कौन होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा उपभाग किसका, तो पश्चिम मस्तिष्क का। ठीक है। तो पश्चिम मस्तिष्क का क्या है, तो सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा उपभाग है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु का कितना जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका है। ठीक है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है।
मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखें मेनिंजाइटिस। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है कि मेनिंजाइटिस जो है वह किस अंग से संबंधित होता है? ये मेनिंजाइटिस है मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, सूजन आ जाता है ना, इससे मेनिंजाइटिस होता है। और याद रखिए ये जो है वायरस नुमा डिजीज है मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट, एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है तो किससे? मस्तिष्क को करता है। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया EEG, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रो इन्फेसलोग्राफ। याद रखिए इलेक्ट्रो इन्फेसलोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है, इसका पता लगाया जाता है। देखिए इलेक्ट्रो इनसेफ्लोग्राफ जो होता है EEG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अब देखिए प्रमुख ग्रंथि है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप विश्वास दिलाते ये बहुत अच्छा बुक है। और ये आपका बुक हमको अच्छा इसलिए, देखिए पहले मैं इसको रीड करता हूँ, अच्छे से देखता हूँ कि कौन आप लोग इंपॉर्टेंट, मैं उसको बताता हूँ। उसके बाद अगर कहीं पे अगर वो रॉन्ग हो तो उसको मैं इंप्रूव करता हूँ, फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मास्टर ग्रंथि आपको पता है कि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलिए या पीयूष ग्रंथि बोलिए। पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है, जो मटर के दाने का आकार का होता है। ठीक है, जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, देखिए ध्यान से, अगर हम बोले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो लीवर ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो अग्नाशय ग्रंथि, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो याद रखें पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मटर के दाने के आकार होता है, जिसका वजन होता है 0.5 ग्राम। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि देखिए थायराइड ग्रंथि, मैंने आपको बताया था। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में, थायराइड ग्रंथि साबित होता है तो थायरॉक्सिन से, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन साबित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? TSH हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है तो TSH हार्मोन है। नेक्स्ट है क्या कि TSH को स्रावित कौन करता है तो पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन है तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। घेंघा रोग होता है तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन तो एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपातकालीन हार्मोन कौन कहलाता है तो एड्रिनलिन कहलाता है। लरो और उरो हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन कहलाता है। गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो कोई भी गाय भैंस को अगर दूध, क्योंकि ये ज़्यादा आपको शहर में देखने को मिलता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, याद रखिएगा। देखिए ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो श्वास नली में होता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है तो आंसू से। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि किससे स्रावित होता है? आंसू से। अब देखिए जनन अंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले है क्या कि नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है तो वृषण होता है। ठीक है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है किससे तो वृषण से, एंड्रोजेंस। ठीक, स्त्रियों में जनन अंग होता है तो अंडाशय होता है। नेक्स्ट है कि स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है, देखिए एस्ट्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो एस्ट्रोन हो गया। पुरुष हार्मोन कहलाता है तो एंड्रोएस्ट्रोन होता है। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है तो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। ठीक है, स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है तो एस्ट्रोजन कहलाता है। स्त्री विकास हार्मोन क्या कहलाता है तो एस्ट्रोजन कहलाता है। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है तो पुटिका द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन है तो प्रोजेस्टेरोन है। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन है तो प्रोजेस्टेरोन है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है तो वेसेक्टोमी कहलाती है। और स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। याद रखिएगा। अब देखिए पोषक पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है शरीर को ऊर्जा। और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है तो गेहूं खाइए, चावल, मतलब गेहूं नहीं खाइए, मतलब कि रोटी खाइए, चावल खाइए, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत अगर ये है ना तो ये जो हमारा जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको ये सब नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपके घर में अगर कोई होंगे तो देखिएगा उनको ये सब नहीं दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया था कार्बोहाइड्रेट दिया था। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि केला होता है वो सब जाके क्या होता है ना खिलाड़ी लोग को खिलाया जाता है, चॉकलेट ये सब। प्रोटीन होता है तो जटिल कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने तो जे वर्जेलियस ने किया था। नेक्स्ट याद रखिए प्रोटीन का मूल स्रोत क्या था? मटर हो गया, सोयाबीन खाइए, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, सामान, ये सब क्या है तो ये सब आपके प्रोटीन का मूल स्रोत है। ठीक, प्रोटीन बना होता है तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मैं कितना और आपको बताया था। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के।
सभी एंजाइम बने होते हैं, तो प्रोटीन के जितने भी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, जो प्रोटीन, अगर कोई भी बच्चा अगर प्रोटीन की कमी होता है तो उसमें एक होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है, ठीक है। वसा होता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। और सबसे फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर हम एक दिन में अगर 1 ग्राम वसा खाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको मतलब कि एनर्जी इसी से मिलता है। 9.2 या 9.8 शायद एनर्जी हमको मिलता है 1 ग्राम वसा में, ठीक है। ऐसे कैलोरी इतना मिलता है एनर्जी, तो एक बार देख लीजिए सबसे ज़्यादा इतना है कि वसा से मिलता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हूँ। तो वसा का संश्लेषण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन? वसा। देखिए मैंने आपको बताया वसा। और त्वचा रूखी हो जाती है तो वसा की कमी से, इसीलिए फैट उट खाइए लेकिन ज़्यादा नहीं खाइए। वसा का मूल स्रोत क्या है? तो मक्खन की। ये ज़्यादा खाने वाली चीज़ नहीं है लेकिन खाना चाहिए, ठीक है। देखिए कि दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्या कि दूध पास्चराइजेशन की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने की। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। नेक्स्ट है कि दूध का प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन। देखिए फ्रेंड्स, ये रेनिन से आप लोग कुछ याद रखिएगा, जो नवजात शिशु जो छोटा सा बच्चा होता है ना, मतलब क्या, जो उसमें ना रेनिन पाया जाता है, और गाय के जो बछड़ा होता है ना छोटा सा, उसमें भी क्या होता है? रेनिन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सीन है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण होता है। और दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन है? तो लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? तो केसीन। ये इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनने का सहायक बैक्टीरिया कौन? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आप लोगों को पता होना चाहिए। और घी और दूध का पीला रंग के कारण क्या था? कैरोटीन। देखिए कैरोटीन, केराटिन, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। कैरोटीन मैंने आपको बताया था कि गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। घी या दूध का पीला रंग क्या होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और या केराटिन होता है हमारे बाल में, हमारे नाखून में, गाय के खुर में, सींग में, ये सब में क्या केराटिन पाया जाता है, ठीक है। देखिए घी में वसा की मात्रा क्या होती है? 90% बोलते हैं। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? मतलब व्यूटेरोमीटर कहलाता है। देखिए विटामिन्स, अब देखिए विटामिन्स के बारे में देखते हैं। विटामिन्स देखते हैं कि विटामिन्स होता है तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन का खोज किसने किया? था फंक ने किया। जल में घुलनशील विटामिन कौन था? विटामिन बी एंड सी है। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो AD, केडा जिसको बोलते हैं ना, केडा, KEDA, केडा यानी कि ADE के होते हैं। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की? तो मैकुलन ने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की खोज किसने की? तो होलकट ने, होलकट विटामिन सी। विटामिन डी की खोज किसने की? तो हॉपकिंग्स ने विटामिन डी की खोज की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए में का स्रोत क्या? तो दूध, अंडा, पनीर खाइए, ठीक है। और देखिए कि शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ? तो यकृत में रहता है। शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में रहता है। नेक्स्ट है क्या कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से ना बेरी रोग होता है, याद रखिए। बेरी रोग जो है वो त्वचा संबंधित रोग है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरी देखिए बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, ये त्वचा संबंधित रोग है। विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। आगे नेक्स्ट है कि पेलाग्रा जो बीमारी विटामिन B3 कमी से होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन, याद, ये सब इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। नेक्स्ट है आपका कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल है। और याद रखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि देखिए विटामिन B5 है ना, विटामिन B5 के कारण क्या होता है? हमारा जो बाल होता है वो सफ़ेद होता है। और विटामिन B7 के कारण क्या होता है? कि बाल हमारा झड़ता है। विटामिन B11 हो गया फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, जो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड है। एस्कर्बिक रोग होता है तो विटामिन सी की कमी से। जो हमारा मसूड़ में जो दर्द होता है ना, मसूड़ में जो ब्लड आना, ये सब क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपको कभी घाव हो जाए तो विटामिन सी खाइए, आपको जल्दी घाव ठीक हो जाएगा, ठीक। खट्टा खाने से जल्दी घाव ठीक होता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो नींबू, संतरा, नारंगी। घाव भरने में, देखिए मैंने बताया कि घाव भरने में सहायक विटामिन को होता है विटामिन सी, जो घाव भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है क्या कि विटामिन डी में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई को हम लोग देखिए ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं।
इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के कारण क्या होता है कि अगर किसी मनुष्य में विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो उसमें जनन क्षमता पुरुष में या महिला में किसी में कमी हो जाती है विटामिन ई के कारण। इसीलिए अगर आपको विटामिन ई की कमी हो गई तो देखिए फ्रेंड्स, आप अंकुरित चना खाइए, मूंग खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। इस सब में क्या होता है, ये सब खाने से क्या होता है कि आपको ये सब की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका कि विटामिन के विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है। रुधिर स्कंदन में सहायक विटामिन के होता है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग करने में विटामिन के हमारा बहुत हेल्प करता है। और रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है, देखिए विटामिन के हो गया। और किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, तो विटामिन डी एवं के, याद रखिएगा। ये जो संश्लेषण जो होता है ना मानव शरीर में, विटामिन डी और विटामिन के। अगला देखिए क्या कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है। देखिए विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या है कि जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग कौन एग्जाम में आता है हमेशा, तो देखिए हैजा हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग यानी कि तापेत की बोलिए, टीबी बोलिए या ट्यूबरक्लोसिस बोलिए, सब ये टीबी का ही है। और कुष्ठ रोग, ये देखिए ये आपका जीवाणु से। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो हैजा होता है, हैजा देखते होंगे, ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया से। काली खांसी भी बैक्टीरिया। देखिए टिटनेस आपको लग रहा होगा, लेकिन टिटनेस को हम लोग लॉक जॉ कहते हैं, यानी कि धनुष स्तंभ भी कहते हैं। जब टिटनेस आपको होगा ना तो आपका दोनों जबड़ा जो है वो लॉक हो जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर कोई नुकीला चीज़ गड़े या जो आप जिसमें जंग लगा हो तो प्लीज़ आप जाके टेडवैक का सुई ले लें, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप प्लेग के बारे में बहुत सुने होंगे, प्लेग तो ये प्लेग जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है। ये देखिए टाइफाइड अभी सुन रहे होंगे, अब ज़्यादा आजकल टाइफाइड हो रहा है, तो ये गंद दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है, तो ये भी जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग, टीबी भी क्या है तो आपका जीवाणु जनित रोग है। और कुष्ठ रोग ये भी क्या है तो आपका जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आपका कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, याद रखिए एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो प्राप्त होता है किससे, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स का जनक कौन है, तो सैल्मन बॉक्समैन है, बॉक्समैन। देखिए हैजा एवं टाइफाइड होता है तो जल प्रदूषण से। अगर आप गंदा पानी दूषित पानी पीजिएगा तो हैजा भी होगा और टाइफाइड भी होगा। इसलिए क्या है तो यहाँ पे ये टाइफाइड जो है ये कौन सा रोग है, तो इसलिए इससे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। और देखिए जब भी हैजा या कॉलरा जब होगा ना तो इसमें आंत आपको डैमेज करता है, और टाइफाइड में भी दोनों में जो भी जल प्रदूषण है ना इसमें आपको आंत प्रभावित करता है, हैजा में और टाइफाइड में। नेक्स्ट है क्या कि टाइफाइड आंत ज्वर का पता लगाने के लिए किया जाता है तो विडाल टेस्ट। ये अगर आपको टाइफाइड हो जाए, आंत ज्वर जो होता है उसको विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा किस मेडिसिन का था, क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है टाइफाइड के उपचार के लिए, क्लोरोमाइसिटिन औषधि। नेक्स्ट है कि संक्रमित चूहे के काटने से कौन होता है, प्लेग जो होता है चूहे काटने से फैलता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र। देखिए आपका जो ये जो कोविड-19 हुआ था इसमें भी श्वसन तंत्र क्या होता है, प्रभावित करता था। नेक्स्ट है कि काली खांसी को कहा जाता है तो पर्टूसिस कहा जाता है काली खांसी को। देखिए टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस या यक्ष्मा रोग होता है तो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है टीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि टीबी से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो टीबी से होगा तो आपको फेफड़ा प्रभावित होता है, जो हमेशा इंसान खांसते रहता है। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा कौन है, तो याद रखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका कि टीबी दिवस मनाया जाता है तो ये 24 मार्च को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च याद रखिएगा, 22 मार्च को हम लोग 3 दिवस मनाते हैं। पहला मनाते हैं हम लोग बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च को, तो बिहार दिवस मनाते हैं। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं, और हमारा जो कैलेंडर जो हुआ था ना वो आज ही के दिन यानी कि 22 मार्च को लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्या कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो किसके द्वारा, तो यक्ष्मा में। बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है, तो यक्ष्मा में लगाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आपको ऊपर पढ़ाया था उसको मैं एक बार रिकॉल करा। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, कमी का रोग है रतौंधी होता है, और स्रोत क्या, गाजर, दूध, अंडा, फल। मैं ऊपर रिपीट करवा रहा हूँ, मैं ऊपर इसको पढ़ा चुका हूँ। देखिए अब विटामिन B1 से कौन होता है, तो थायमीन होता है, जो बेरी त्वचा संबंधित रोग होता है। इसका स्रोत क्या है, तो मूंगफली खाइए, आलू, सब्जियाँ, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। कमी है त्वचा फटना, किलोसिस, ये होता है। स्रोत क्या है, तो अंडा, दूध, हरी सब्जी, तो विटामिन B2 की कमी से होता है। तो मैं आपको स्पीड बता रहा हूँ ताकि मैं इसको ऊपर पढ़ा चुका हूँ।
नेक्स्ट विटामिन B3 तो रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है। कमी रोग है तो मंद बुद्धि, बाल सफ़ेद होना, ठीक है ना। स्रोत क्या है, तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, विटामिन B3 कमी से, ठीक है। विटामिन B5 इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, कमी रोग है, त्वचा, दाद, पेलेग्रा, और स्रोत क्या है, तो मांस, मूंगफली, आलू इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन B6 क्या है, तो पायरिडॉक्सिन, इसका कमी रोग होता है, एनीमिया है, त्वचा रोग होता है विटामिन B6 के कारण, और दूध हो गया, मांस हो गया, सब्जी इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन देखिए H विटामिन बोलिए या B7 विटामिन बोलिए, अगर किसी को लकवा मारता है, शरीर में दर्द होता है, तो विटामिन H के कारण या विटामिन B7 के कारण। इसका स्रोत है ईस्ट खाइए, गेहूँ, अंडा, मतलब गेहूँ खाइए। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन, जिसे कमी से होता है रक्त छीनता हो जाता है, मतलब पांडु रोग हो जाता है, जिसका स्रोत है मांस, कलेजी, दूध, ये सब खाइए। नेक्स्ट विटामिन C, रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, एस्कर्बी मसूरों का फूलना, ये कमी हो जाता है विटामिन C के कारण। इसका मुख्य स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। विटामिन D रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कमी से होता है रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। तो ये दोनों रोग होते हैं, और स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश या दूध या अंडा खाइए। नेक्स्ट है विटामिन E जिसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, टेकोफेरॉल है, इसकी कमी से देखिए नपुंसकता होती है, बांध्यता हो जाती है, और बांध्यता, और स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन, दूध, अंकुरित चना, मूंग, ये सब खाइए। विटामिन K है तो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, कमी होता है रक्त का थक्का ना बनना, स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी, दूध, तो ये इसका मुख्य स्रोत है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो डे 5 था वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये आपके देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सचिवालय स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार विश्वास करके इसको देखिए, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही मास्टर वीडियो इसका प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे बस सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।